Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Chemistry grade 9 यूनिट नंबर 15 का आज लास्ट लेक्चर होगा. बायोकेमिस्ट्री एज यू ऑल नो डैट हम पढ़ रहे हैं. क्विक रिवीजन, छोटा सा चैप्टर है. न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं. न्यूट्रिशन के बाद हमने देखा फर्दर नॉलेज 15.2 का जो हम आज इसका लास्ट लेक्चर होगा. हम देख चुके हैं कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स. हम ये पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन्स क्या है, लिपिड्स क्या है. आज हमने बेसिकली सिर्फ न्यूक्लिक एसिड को देखना है और साथ में एक डाइट प्लान डिस्कस करना है जिसमें हम देखेंगे कि हमारी डेली की रूटीन के मुताबिक हमें कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितना लिपिड लेना चाहिए. न्यूक्लिक एसिड हम खाते नहीं हैं. न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी में खुद बनता है थ्रू प्रोटीन्स. ठीक है. अब न्यूक्लिक एसिड है क्या, इसका काम क्या है, हम इसको देखते हैं. नाम से पता चल रहा है कि ये एक ऐसा सब्सटेंस होगा जिसकी नेचर एसिडिक होगी एंड दे फाउंड इन अ न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. एंड यू ऑल नो दैट अबाउट द सेल. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है. इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है. सबसे पहले मैं आपसे यह सवाल करूंगा कि मुझे जो जूम पे बच्चे सुन रहे हैं बताएं कि इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है. जी, इसको फुल स्क्रीन करें. जी स्टूडेंट्स, तो बताइए सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है. मैं ये एटम के न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहा जिसमें आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन बता रहे हैं. ये बायोलॉजी में जो आप सेल पढ़ते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, इसके न्यूक्लियस में क्या होता है. आप में से कौन बच्चा मुझे बताएगा. शाबाश, आप लोगों ने ये ग्रेड 6, 7, 8 में पढ़ा है. हाँ जी, कोई बताएगा आप में से. एक बात तो पक्की है कि ये न्यूक्लिक एसिड अगर कहीं मिलेगा तो न्यूक्लियस में मिलेगा. एटम के न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहा, मैं सेल के न्यूक्लियस की बात करता हूं. चलें सेल के न्यूक्लियस में चलते हैं और देखते हैं वहां पर क्या होता है. तो ये मेरे पास एक सिमुलेशन है जिसमें आप देख सकते हैं ये एक प्लांट सेल है. एंड व्हाट इज प्लांट सेल. यू नो डैट कि हमारे पास अगर ये जो लीव है इसको हम देखें, ये टिश्यूज हैं. टिश्यूज के अंदर क्या नजर आता है हमें, प्लांट सेल नजर आता है. जैसे कि आप ये प्लांट सेल देख रहे हैं. ठीक है. अब इस प्लांट सेल के सेंटर में क्या मौजूद है बेटा, न्यूक्लियस मौजूद है. ये स्क्रीन ठीक है. ओके. प्लांट सेल के सेंटर में बेटा क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है. इसी तरह मैं आपको एनिमल सेल दिखाता हूं. तो एनिमल सेल जैसे ये लिवर है, इस लिवर को जब मैग्नीफाई करोगे तो आपको क्या नजर आएंगे, टिश्यूज नजर आएंगे. और उन टिश्यूज में क्या होते हैं, अगर आप उन टिश्यूज को देखोगे तो उनमें क्या मौजूद होते हैं, सेल्स. अब इस सेल के इस सेल के सेंटर में क्या मौजूद है बेटा, न्यूक्लियस मौजूद है. ठीक है. ओके. अब इस न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं और देखते हैं इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है. ठीक है. तो ये कंपैरेटिवली प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में न्यूक्लियस है. तो हम न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं. तो बेसिकली इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियोलस होगा. और इस न्यूक्लियोलस के अंदर देखते हैं तो क्रोमेटिन मटेरियल होगा, जैसे हम क्रोमोसोम भी कहते हैं. क्रोमेटिन मटेरियल, लाइक दीज आर द क्रोमोसोम्स. इन क्रोमोसोम्स को जब हम मैग्नीफाई करेंगे, खोलेंगे, तो हमें नजर आएगा जैसे नलकी के साथ धागा हो. तो ये छोटे छोटे आपको बोल नजर आ रहे हैं, ये नलकी का काम कर रहे हैं. इनके ऊपर जो धागा है, बेसिकली ये धागा डीएनए है. तो डीएनए की रैपिंग होती है इस नलकी के ऊपर. इस नलकी को यहां पे नलकी नहीं कहना, बेसिकली यहां पर हमारे पास दीज आर द हिस्टोन प्रोटीन्स. इन हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर ये डीएनए की रैपिंग है. आप ये देखें. ठीक है स्टूडेंट्स. अब ये जो डीएनए है, ये डीएनए है बेसिकली न्यूक्लिक एसिड. ओके. अब हमने इस डीएनए को नाम तो पहले सुना होगा. डीएनए क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है
और इस डीएनए में स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन की मदद से किस सेल ने कैसे डेवलप होना है, कौन सा सेल बालों के लिए काम करेगा, बालों को ग्रो करवाएगा, कौन सा सेल मसल के लिए है, कौन सा सेल बोन्स के लिए है, कौन सा सेल ब्लड के लिए है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस डीएनए में होती है। अब ये डीएनए ही बेसिकली न्यूक्लिक एसिड है, ये डीएनए ही बेसिकली क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। तो अब फर्दर हम देखते हैं, एक दफा ये सारा जो सीक्वेंस है दोबारा देख लें। सेल, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल विच आर कंसिस्ट ऑफ क्रोमोसोम एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम क्या है, बेसिकली क्रोमोसोम डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, ये जो आपको गोल गोल दायरे नजर आ रहे हैं बेसिकली ये हिस्टोन प्रोटीन है। इन हिस्टोन प्रोटीन के गिर डीएनए की रैपिंग होती है तो उसको क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम के अंदर बेसिकली क्या मौजूद है, डीएनए मौजूद है। इस डीएनए में क्या मौजूद है, आपकी बॉडी के लिए इंफॉर्मेशन मौजूद है। आपकी बॉडी में हेयर कलर क्या होगा, आपकी बॉडी का स्किन कलर क्या होगा, आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म कैसी होगी, आपकी बॉडी, आपकी हाइट कितनी होगी, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आप में आएंगी, आपके पेरेंट्स से आप में आएंगी, ये सारे इंफॉर्मेशन इस डीएनए में मौजूद होती है। अब फर्दर हम इस डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करते हैं कि ये डीएनए बना कैसे होता है। दिस डीएनए इज बेसिकली न्यूक्लिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं डायरेक्ट मूव करता हूं। ये सारा कल हमने पढ़ा था अबाउट लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। Nucleic acid is a large molecule that are found in the nuclei of a cell. These molecules are responsible for storing information, directing activities for cellular growth and reproduction. आपकी बॉडी में किस सेल ने आपकी बॉडी के मसल डेवलप करने हैं, किस सेल ने हेयर ग्रो करने हैं, किस सेल ने बोन्स की डेवलपमेंट करनी है, ये सारी, किस सेल ने कौन सी एक्टिविटी करनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास पड़ी है, डीएनए के पास पड़ी है। There are two type of nucleic acid, दो तरह के न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी में होते हैं। डीएनए विच इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। एक और होता है जिसका नाम होता है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ज्यादा तफसील नहीं हमने पढ़नी, हम बायो नहीं पढ़ रहे यहां पर, हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या है और हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड कहां मिलेगा। तो डीएनए तो कहां मिलेगा बेटा, न्यूक्लियस में मिलेगा। आरएनए न्यूक्लियस में नहीं होता, आरएनए होता है राइबोसोम्स के पास। आरएनए किनके पास होता है बेटा, राइबोसोम्स के पास। इसको फुल स्क्रीन करें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब फर्दर आगे मूव करते हैं। डीएनए क्या है, इज अ जेनेटिक मटेरियल इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल एंड कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड टू द सेल डेवलपमेंट। सेल कैसे डिवाइड होगा, ऑफ अ कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक मुकम्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। आरएनए ऑन द अदर हैंड interpretate the genetic information in DNA for the synthesis of protein। मैं थोड़ा सा इस चीज को समझाता हूं और ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। बात को बड़े ध्यान से समझ रहे हैं बेटा। हमारे पास मान लीजिए ये डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर। अब इस डीएनए में क्या मौजूद है, कोड। इस डीएनए में क्या मौजूद है बेटा, कोड मौजूद है। उस कोड को बोलते हैं जेनेटिक कोड। अब इस जेनेटिक कोड के मुताबिक आपकी बॉडी में क्या बननी है बेटा, प्रोटीन्स बननी है। प्रोटीन्स बनाने वाली फैक्ट्री का नाम है राइबोसोम। प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री का नाम है राइबोसोम। अब राइबोसोम में प्रोटीन कैसे बनेगी, तो राइबोसोम इस कोड को पहले कॉपी करेगा। अब इस कोड को कॉपी करने के लिए राइबोसोम क्या जनरेट करेगा, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये आरएनए मैसेंजर के तौर पे जाएगा और जाकर डीएनए से इस कोड को कॉपी करके लाएगा। जैसे ही ये आरएनए वापस राइबोसोम के पास आएगा, जैसे ही आरएनए डीएनए से ये कोड कॉपी कर लेगा तो वापस राइबोसोम के पास आएगा। तो राइबोसोम क्या करेगा, इस कोड को जो वो डीएनए से लेके आया उसको कॉपी करेगा और उस कोड के मुताबिक डिफरेंट तरह के इमाइनो एसिड्स को, इमाइनो एसिड पूल, कल मैंने इमाइनो एसिड पूल का बताया था आपको, इमाइनो एसिड पूल्स में से डिफरेंट तरह के इमाइनो एसिड को बुलाएगा और उनको जोड़ेगा थ्रू अ पेप्टाइड लिंकेज। और इस तरह इमाइनो एसिड को जोड़कर वो एक खास तरह की प्रोटीन तश्कील करेगा जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है।
इस तरह से वो प्रोटीन फिर हमारी बॉडी में फंक्शन करेगी अकॉर्डिंग टू देयर कोड। अब हर इंसान का ये जेनेटिक कोड अपना है, हर इंसान की बॉडी फंक्शनिंग जो है जेनेटिक कोड के मुताबिक हो रही है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, जेनेटिक्स में नहीं जा रहा, सिंपल आपको बताया है कि हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड का क्या काम है। हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड दो तरह का है, डीएनए, आरएनए। डीएनए कहां होता है? न्यूक्लियस में। डीएनए में क्या मौजूद है? जेनेटिक कोड। उस जेनेटिक कोड को राइबोसोम आरएनए बनाता है। आरएनए डीएनए के पास यानी न्यूक्लियस के पास आता है और न्यूक्लियस में पड़े डीएनए से वो जेनेटिक कोड को कॉपी करता है, दोबारा राइबोसोम के पास जाता है आरएनए। और राइबोसोम प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री है। राइबोसोम क्या करती है? आरएनए पे मौजूद वो कोड जो यहां से आया, वो कोड जो यहां से आया, मुझे स्क्रीन में लेके आए, उसके मुताबिक अमीनो एसिड को जोड़ेगी और प्रोटीन बनाएगी। मैं 2 दफा रिपीट कर चुका हूं, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया है। तो आगे लिखा हुआ है, RNA on the other hand interpreted the genetic information. This code is called genetic information. In DNA for the synthesis of protein. Both DNA and RNA are unbranched chain. ये सीधी सीधी चेन्स होती हैं, ट्विस्ट होती हैं, लेकिन ब्रांच नहीं होती कोई इनमें। एंड दे कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग मोनोमर्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। आरएनए और डीएनए जिन छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बनता है, उन यूनिट्स का नाम है बेटा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? ये देखें, जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है बेटा, उसके अंदर 3 चीजें होती हैं। एक शुगर, अभी शुगर 2 तरह की होती है। एक शुगर होती है राइबोस शुगर, वो क्या होती है ज्यादा तफसील में हमने जाने नहीं है। एक होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर। इसका मतलब जो न्यूक्लियोटाइड है वो 2 तरह की शुगर से बनेगा, राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर। अगर वो राइबोस शुगर से बनेगा तो वो आरएनए के लिए है, और अगर वो डीऑक्सीराइबोस शुगर से बनेगा तो वो डीएनए के लिए है। यानी कि आरएनए और डीएनए दोनों को बनाने के लिए क्या चीज काम आती है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मैंने बोला 2 तरह का होता है, एक डीऑक्सीराइबोस शुगर वाला और एक राइबोस शुगर वाला। राइबोस शुगर वाला अगर न्यूक्लियोटाइड मिलेगा आपस में तो आरएनए बनाएगा, डीऑक्सी वाला मिलेगा तो डीएनए बनाएगा। अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट है शुगर, उसके बाद अगला कंपोनेंट है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरा कंपोनेंट है नाइट्रोजनस बेस। जी बेटा, ये नाइट्रोजनस बेस 5 तरह की होती है, एडेनिन, थायामीन, गवानीन, साइटोसिन। चले एक सिमुलेशन की मदद से इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। जी, इसको ओपन प्ले करते हैं। तो ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सबसे पहले आप लोग देख लें, आप स्ट्रक्चर से ही अंदाजा लगा लेंगे। दिस इज डीऑक्सी बीटा डी राइबोस, ये इसका मुकम्मल नाम है, लेकिन आप इसको समझो ये डीऑक्सी राइबोस शुगर है। ये वही शुगर है जो मैंने आपको दिखाई, साथ साथ मैं इसको खोल भी देता हूं पीपीटी को भी। ये जो येलो कलर का बॉक्स है 5 कॉर्नर शुगर, दिस इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये आपको इसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अब इसके साथ लगाते हैं हम फॉस्फेट ग्रुप। यह है फॉस्फोरिक एसिड जो कि फॉस्फेट ग्रुप की तरह लगेगा। आगे है न्यूक्लियोस बेस, ये जो मैंने नाम लिए थायामीन, पहले देख लो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थायामीन। ये बस आपने इसको देख लिया, बड़ी बात है, याद नहीं करना है इसको कुछ भी, बस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन। ऑल दीज आर कॉल्ड नाइट्रोजनस बेसिस, क्योंकि इन सब के अंदर क्या मौजूद है बेटा? नाइट्रोजन। आप देखो ग्रीन कलर के नाइट्रोजन एटम नजर आ रहे हैं, साइटोसिन नाइट्रोजन, एडेनिन नाइट्रोजन, गवानीन नाइट्रोजन, ऑल दीज आर नाइट्रोजनस बेसिस। एक और होती है यूरासिल, वो नहीं दिखाई हुई यहां पर। अब ये बेस पेयर्स क्या होती है? बेस पेयर का मतलब है हमेशा एडेनिन कनेक्ट होती है थायामीन के साथ, यानी एडेनिन के सामने हमेशा कौन आएगा? थायामीन।
गवानीन के सामने हमेशा कौन आएगा? साइटोसिन। निशानी क्या है? गवानीन और साइटोसिन के दरमियान में 3 टाइप्स के बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स होते हैं। ये जो आपको ग्रीन कलर के बॉन्ड नजर आ रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड भी कहते हैं, जो आप बड़ी क्लासों में जाके पढ़ोगे। निशानी के तौर पे बता रहा हूं कि गवानीन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एडेनिन और थायमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये आप देख भी सकते हैं। ठीक है, ये फुल स्क्रीन करके दिखा दें। ओके, अब चलते हैं न्यूक्लियोटाइड। एंड व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड, शाबाश, इधर देखो। सबसे पहले ये न्यूक्लियोटाइड है, इसके अंदर शाबाश जल्दी बताएं ये क्या मौजूद है? ये मुझे स्क्रीन में लेके आए। ये क्या मौजूद है? दिस इज 5 कॉर्नर डीऑक्सीराइबोस शुगर। इसके साथ ये फॉस्फेट ग्रुप है और इसके साथ बेटा ये नाइट्रोजनस बेस है। इस केस में साइटोसिन नाइट्रोजन बेस लगी है। तो ये हमारे पास पूरे का पूरा न्यूक्लियोटाइड है। इस न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? शाबाश, फॉस्फेट ग्रुप जो फॉस्फोरिक एसिड की शक्ल में लगा हुआ है, बाद में ये फॉस्फेट बन जाएगा क्योंकि H+ निकल जाएगा, फॉस्फेट बन जाएगा। साथ लगा है बेटा 5 कार्बन वाली राइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, और साथ में लगी है नाइट्रोजनस बेस। कौन सी वाली नाइट्रोजनस बेस? साइटोसिन। अब अगला देखते हैं जी। शाबाश, सेम स्ट्रक्चर है, सारा सारा सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन नाइट्रोजनस बेस यहां पर साइटोसिन की जगह थायमिन लगी है। जी, सेम स्ट्रक्चर है सारा, वही 5 कार्बन शुगर है, यहां पर भी 5 कार्बन शुगर है। यहां पर ये देखो, ये 5 कार्बन शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है, लेकिन इसके साथ लगा हुआ जो नाइट्रोजनस बेस है वो हमारे पास बेटा गवानीन है, गवानीन। ठीक है, अब हमारे पास वही स्ट्रक्चर है, मतलब सारा कुछ वही है, लेकिन नाइट्रोजनस बेस जो है वो इस टाइम एडेनिन है, एडेनिन। इसका मतलब हमारे पास फिलहाल 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं। तो चारों जब डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अपनी मतलब डिफरेंट डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस लगेंगी तो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। इट्स मीन कि हमारे पास ये न्यूक्लियोटाइड्स 4 तरह के हो सकते हैं, डिपेंड के बेस किस तरह की लगती है। अगर बेस एडेनिन है तो न्यूक्लियोटाइड का नाम चेंज होगा, वो नाम नहीं हमने पढ़ना। साइटोसिन है तो नाम चेंज होगा, गवानीन है तो नाम चेंज होगा, थायमीन है तो नाम क्या होगा? चेंज होगा। आगे चलते जी। जी बेटा, अब क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ डीएनए। अब ये बड़ा मुश्किल मॉडल है। हुआ क्या है, बात को गौर से समझिएगा। बेसिकली इसके अंदर हुआ क्या है, ये मैं बैकबोन दिखाता हूं। इस बैकबोन को जरा गौर से देखो। ठीक है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। दिस इज शुगर फॉस्फेट बैकबोन। क्या मतलब शुगर फॉस्फेट बैकबोन का? बात को बड़ी ही तसल्ली से समझना है, पहले स्ट्रक्चर को देख लो। ये स्ट्रक्चर सिर्फ मैं आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए सारा दिखा रहा हूं आपको, अदरवाइज आपके एसएलओ की डिमांड नहीं है, लेकिन सिर्फ आपका इंटरेस्ट बना रहे। ये क्या है बैकबोन, जरा गौर से देखिएगा बेटा। अब ये न्यूक्लियोटाइड, मान लो ये मेरा ये डॉट न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कनेक्ट होगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, ये कनेक्ट होगा तीसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, ये कनेक्ट होगा चौथे न्यूक्लियोटाइड के साथ, ये कनेक्ट होगा 5वें न्यूक्लियोटाइड के साथ। अब ये न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या मौजूद है? शाबाश, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर, और साथ में क्या मौजूद है? नाइट्रोजनस बेस। अब हर इस न्यूक्लियोटाइड के साथ मुझे एक एक नाइट्रोजनस बेस भी लगानी है। मान लीजिएगा ये एडेनिन है, मान लीजिएगा ये साइटोसिन है, मान लीजिएगा ये एडेनिन है, मान लीजिएगा नेक्स्ट गवानीन है, मान लीजिएगा नेक्स्ट साइटोसिन है। तो ये मैंने एक न्यूक्लियोटाइड लगाया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड लगाया, तीसरा न्यूक्लियोटाइड लगाया, चौथा न्यूक्लियोटाइड लगाया, 5वां न्यूक्लियोटाइड लगाया। इस तरह कई ज्यादा न्यूक्लियोटाइड आगे लगे होंगे। अब ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है इसको हम बोलेंगे बैकबोन ऑफ डीएनए। बैकबोन ऑफ डीएनए बेटा किसका बना होता है? शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप का, फॉस्फेट ग्रुप का। ठीक है, अब मैं खाली बैकबोन दिखा रहा हूं। देखो, ये सिर्फ आपको इस बैकबोन में आपको क्या नजर आ रहा है? शुगर
और फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। बेसिकली ये दो इस तरह की चेन्स होती हैं। मैं इसको दोबारा ड्रॉ करना चाह रहा हूं। ये बेसिकली इस तरह से होता है, ये दो चेन्स होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स की, और इस न्यूक्लियोटाइड पे मान लीजिए अगर एडेनिन है तो सामने वाले न्यूक्लियोटाइड पे बेटा कौन होगा? थायामीन, क्योंकि मैंने बेस पेयर में बताया एडेनिन हमेशा किससे कनेक्ट होता है? थायामीन। इसको फुल स्क्रीन रखें। नेक्स्ट, अगर यहां साइटोसिन है तो यहां कौन होगा बेटा? गवानीन। साइटोसिन हमेशा किससे कनेक्ट होता है? गवानीन से। अगर यहां पर एडेनिन है तो अगेन सामने कौन होगा? थायामीन। इस तरह से ये दो चेन्स आपस के साथ जिस तरह इस लाइक अ लेडर, इस लाइक अ लेडर, और लेडर भी वो जो घरों में अक्सर लगी होती है, ट्विस्ट, गोल 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 चक्कर इस तरह काटती है, घूमती हुई सीढ़ियां, अक्सर जगह छोटी हो तो वो गोल गोल सीढ़ियां लगी होती है, बिल्कुल वैसे ही डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है और वो डबल स्टैंडर्ड ट्विस्ट होता है आपस में। ये मैंने एक सादी सी मॉडल बनाई है। आप में से कौन बच्चा बताएगा ये पर्पल कलर की पट्टी किस चीज को शो कर रही है? शाबाश, ये बैकबोन को शो कर रही है। बैकबोन किसकी बनी हुई है? शाबाश, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। अब ये दो बैकबोन्स आपस में जुड़ी किससे हैं, कैसे हैं? थ्रू नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस आपस में जुड़ी हुई हैं। नाइट्रोजनस बेसिस को जोड़ने के लिए जो फोर्स काम आती है उसका नाम क्या है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यही है कोड ATCGAT। दिस कोड इज कॉल्ड यूनिक। ये यूनिक कोड है, इसी को जेनेटिक कोड कहते हैं। इसी कोड को कोडोन का नाम दिया जाता है बायो में, और इसी कोडोन के थ्रू क्या बनती हैं? प्रोटीन्स बनती हैं। वो नहीं हमने पढ़ना। बहरहाल हमने न्यूक्लिक एसिड को तफसील से देख लिया। अब आगे देखें जरा। अगर इन्हीं फॉस्फेट्स के अंदर मैं एडेनिन लगा दूं, गवानीन, थायामीन, साइटोसिन, इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो कर दूं, तो अब आपको ये कॉम्प्लेक्स डीएनए का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसको स्कीमेटिकली ऐसे बनाया जाता है। होता ये है, लेकिन स्कीमेटिकली इसको ऐसे शो किया जाता है। आपके लिए जानना ही काफी है कि न्यूक्लिक एसिड, व्हाई न्यूक्लियोटाइड आर एसिडिक? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। याद है आपको, यहां पर मैंने बोला था H+, जब ये H+, निकल जाएगा तो डेफिनेटली एसिडिक बिहेवियर शो करेगा ना। तो जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। न्यूक्लियोटाइड वो एसिड है जो डीएनए की कंपोजिशन में इस्तेमाल होता है, और डीएनए की प्रेजेंस कहां पर है? न्यूक्लियस में है। दैट्स व्हाई दिस एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूरी बॉडी की सॉफ्टवेयर ये है। मोबाइल का सॉफ्टवेयर उड़ा दो, मोबाइल उड़ गया। हमारी बॉडी का सॉफ्टवेयर ये है। हमारी बॉडी ने कैसे ग्रो करना है वो सारी इंफॉर्मेशन इसके पास है। इसलिए ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। यहीं पे म्यूटेशन होती है, जीनियाती बीमारियां यहीं से आती हैं। अगर ये कोड खराब हो गया, अगर ये कोड खराब हो गया, ये कोड खराब होने को म्यूटेशन का नाम देते हैं, म्यूटेशन। अगर ये कोड खराब हो गया, जीन खराब हो जाएंगे, जीन्स खराब हो जाएंगे, और खराब जीन एक नस्ल से दूसरी नस्ल में अगर मुंतकिल होंगे तो बीमारियां भी जाएंगी, और वो इंसान जो इस तरह की इंसान की जो नस्ल होती है वो जीनियाती बीमारियों में मुब्तला होती है, मसलन डायबिटीज। कोड खराब कैसे होती है? कोड म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या है? सम एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे मैं ऐसे इलाके में चले जाऊं जहां पे रेडिएशंस हैं, जहां पे किसी ने किसी दौर में वो फेंका था बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब फेंका था 500 साल पहले, 600 साल पहले, वहां पे चीज, वहां पे जैसे हिरोशिमा नागासाकी जापान के अंदर, वहां पर अभी भी रेडिएशन की एक्सपोजर है। तो वहां पर क्या होता है, ये एक्सपोजर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या कर देती है? डिस्टॉर्ट कर देती है, कोड को खराब कर देती है। डिटेल में नहीं जा रहे, इसे म्यूटेशन कहते हैं। हम इसको खुद भी कर सकते हैं।
वो आपने एक्समैन मूवी नहीं देखी? एक्समैन, उसके अंदर क्या करते हैं, उसके जेनेटिक कोड के अंदर ऐसे जीन्स इंसर्ट कर देते हैं कि उसके पर निकल आते हैं, उसके पंजे निकल आते हैं। तो हम इस जेनेटिक कोड के साथ छेड़छाड़ करके हम इंसान की करेक्टरिस्टिक्स को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसको बिली बना सकते हैं, उसको उसकी नेचर को चेंज कर सकते हैं। बहरहाल ऐसा फिल्मों में आप देखते हो, इसे म्यूटेशन का नाम देते हैं। और ऐसे लोग जो जीनियाती तौर पे तब्दील होते हैं उन्हें म्यूटेंट का नाम दिया जाता है, म्यूटेंट। सर्च करना आपने म्यूटेंट को। आगे चलते हैं। बहरहाल व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज आरएनए? आरएनए डीएनए की तरह ही होता है, लेकिन डीएनए का डबल स्टैंड है। तो बेटा आरएनए का डबल स्टैंड की बजाय क्या होगा, सिंगल स्टैंड होगा। आरएनए भी दिखा देता हूं आपको जी, वापस आए जरा, आरएनए भी दिखा देते हैं, इसी को बैक करें जी। ये आरएनए को देख लें भैया। ओके जी, तो ये मैं पूरी एनिमेशन दिखा रहा हूं आपको। वही बात है, राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब ये डीऑक्सी और ऑक्सी राइबोस में क्या फर्क है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये डीएनए की शुगर है, इसके साथ भी फॉस्फोरिक एसिड लगता है, इसके साथ भी वही एडर यूरासिल, देखो ना इसमें यूरासिल आ गया, यूरासिल, साइटोसिन, गवानिन, एडेमिन। कौन सी मिस है, थायामीन। यानी आरएनए में थायामीन की जगह पे कौन सी बेस होती है, यूरासिल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरासिल, ठीक है ना। ये यूरासिल होती है आरएनए में, और यूरासिल डीएनए में नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इनको नजर आ रहा है इसमें, ओके, रिकॉर्डिंग ठीक हो। नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए के भी उसी तरह होंगे, सेंट्रल शुगर होगी, फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में, और साथ में नाइट्रोजनस बेस होगी। अब ये आरएनए कैसे काम करता है, ये देखो, ये हमारे पास जो गोल्डन स्ट्रिप्स हैं ये डीएनए की हैं, लेकिन जो ब्लू स्ट्रिप है, जो ये ब्लू स्ट्रिप है, जी स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये आरएनए जो सिंगल स्टैंडर्ड आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर का, वो डीएनए से कोड को कॉपी कर रहा है, ठीक है ना, ये देखो। और फिर ये राइबोसोम के पास जाएगा ये कोड लेके, और प्रोटीन सिंथेसिस होगी। ये हमने ज्यादा तफसील से नहीं देखना, तो मूव करते हैं। आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, दोनों का क्या काम है, तफसील से हमने देख लिया। अभी किसी खुराक की मदद से नहीं हम खा सकते, हमें प्रोटीन खानी है, प्रोटीन पूरी रखनी है बॉडी में, तो ये न्यूक्लिक एसिड अपना फंक्शन पूरा करेगा। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, इमाइनो एसिड की कमी है, तो ये प्रोटीन अच्छी तरह डेवलप नहीं कर सकेगा, बॉडी का जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छा फंक्शन नहीं कर पाएगा। अब लास्ट में हम डेली इनटेक, अपनी डाइट प्लान शेयर करते हैं। ये खोलें जी बेटा, डेली डाइट प्लान के अंदर 65 to 70% हमने कार्बोहाइड्रेट खाने होते हैं, यानी कि हम 2000 कैलोरीज वाले बच्चे हैं। हमारी दिन की खुराक है 2000 कैलोरीज, ठीक है। मैंने आपको कैलोरीज कैलकुलेट करना बताई थी। उसके बाद 60 ग्राम हमें प्रोटीन चाहिए। अगर हमें 2000 कैलोरीज चाहिए तो हमें तकरीबन 60 ग्राम प्रोटीन खानी है, 325 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाना है, और साथ हमें कुछ लिपिड भी शामिल करना है, ताकि हमारी 2000 कैलोरीज पूरी हो जाए। तो हमारा ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए, सबसे पहले ऊपर देखो फूड आइटम्स क्या हैं, उनका पोर्शन साइज कितना है वो मैंने लिखा हुआ है, उनसे कितनी कैलोरीज मिलेंगी, कार्बोहाइड्रेट्स कितने ग्राम होंगे उसमें, प्रोटीन कितने ग्राम होगा, लिपिड कितने ग्राम होगा, कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरीज मिलेंगी, प्रोटीन से कितनी कैलोरीज मिलेंगी, लिपिड से कितनी कैलोरीज मिलेंगी। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट में होगा पराठा, होल पराठा, देसी घी का पराठा, ठीक है, उसमें ऑयल कम हो तो अच्छा है। ये एक बड़े साइज का पराठा होना चाहिए, जिसका पराठे का वजन 70 ग्राम होना चाहिए। इस 70 ग्राम के पराठे में 280 कैलोरीज होंगी। 280 कैलोरीज में आपको जो डिवीजन आपको फर्दर दी गई आगे आप देखो, इन 280 कैलोरीज के अंदर
टोटल हमारे पास 42 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, यानी 70 ग्राम पराठा खाने से 42 ग्राम हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, 6 ग्राम हमें प्रोटीन मिलेगी, 10 ग्राम हमें लिपिड मिलेगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से 4 किलो कैलोरीज हमें मिलती हैं। सो चूंकि हमने 42 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया है तो हमें 168 ग्राम कैलोरीज मिलेंगी, 168 कैलोरीज मिलेंगी, 168 कैलोरीज मिलेंगी। अब आगे चलते हैं। प्रोटीन चूंकि हमने 6 ग्राम यानी कि 70 ग्राम के पराठे में 6 ग्राम प्रोटीन है, तो इसका मतलब हमने टोटल 6 ग्राम प्रोटीन से 24 कैलोरीज हासिल की हैं, 24 कैलोरीज। ठीक है जी। अब आते हैं लिपिड्स में। 1 ग्राम लिपिड यानी 1 ग्राम फैट एंड ऑयल खाने से हमें 9 किलो कैलोरीज मिलती हैं, तो जिसे हम 9 किलो कैलोरीज को नॉर्मली हम कैलोरीज भी कह देते हैं, तो 90 कैलोरीज। अब टोटल इसका मतलब है कि अगर 70 ग्राम का पराठा खाएं तो हमें 280 कैलोरीज मिलेंगी, 280 कैलोरीज मिलेंगी। और 280 कैलोरीज में से 168 कैलोरीज हमें कहां से मिलेंगी? कार्बोहाइड्रेट से। और 24 कैलोरीज हमें कहां से मिलेंगी? प्रोटीन से। 90 कैलोरीज हमें कहां से मिलेंगी, जिसे हम किलो कैलोरीज भी कहते हैं, वो लिपिड से मिलेंगी। क्योंकि 70 ग्राम पराठे में 10 ग्राम लिपिड होगा, 6 ग्राम प्रोटीन होगा और 42 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा। तो ये हमने नाश्ता किया और 280 कैलोरीज, किलो कैलोरीज हमें मिल गई। आगे चलते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है? चाय का कप पीना है विद मिल्क एंड 1 टेबल स्पून शुगर। 1 कप चाय के अंदर 40 कैलोरीज मौजूद होती हैं। उन 40 कैलोरीज में से 7 कैलोरीज हमें 7 ग्राम, बेसिकली 7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, 1 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 1 ग्राम हमें लिपिड यानी फैट मिलेगा। जो 7 ग्राम हमें चाय के अंदर कार्बोहाइड्रेट मिलेगा उससे हमें 28 कैलोरीज मिलेंगी। 1 ग्राम जो प्रोटीन खाया उसमें से 4 ग्राम हमें 4 कैलोरीज मिलेंगी 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर। और टोटल जो हमने उसमें चिकनाई, मिल्क के अंदर चिकनाई होती है दूध के अंदर, तो वो जो हमने 1 ग्राम उसमें चिकनाई है उससे हमें 9 कैलोरीज मिलेंगी। तो टोटल 28 4 9 करोगे तो 40 कैलोरीज हमें 1 कप चाय से मिल गई। 280 कैलोरीज पराठे से मिली, साथ अंडा खा लो तो ये तकरीबन 350 कैलोरीज हो जाएंगी। और 40 कैलोरीज हमें चाय के कप से मिली। साथ में हमें प्लेन योगर्ट लो फैट यानी कि उसके बगैर, मलाई के बगैर हमें योगर्ट यानी दही खाना है। उस दही के अंदर 1 कप यानी 150 ग्राम दही के अंदर 120 कैलोरीज होती हैं। उन 120 कैलोरीज को अचीव करने के लिए जो हमने 150 ग्राम ये खाया है दही, उसके अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट होगा? उसके अंदर 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा, 6 ग्राम प्रोटीन होगी, 3 ग्राम फैट होगा। जो हमने 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया उससे 32 कैलोरीज हमें मिलेंगी। जो हमने दही के थ्रू 6 ग्राम प्रोटीन लिया है उससे हमें 24 कैलोरीज मिलेंगे, किलो कैलोरीज। और फाइनली हमें जो फैट 6 ग्राम हमने खाया है दही की शक्ल में, उससे हमें 27 कैलोरीज मिलेंगी। 32 जमा 24 जमा 27, ये टोटल करेंगे तो 120 कैलोरीज। तो नाश्ता हमारा अच्छा हैवी नाश्ता हो गया है, पराठा, चाय, दही। 280 40 120, हमें 2000 कैलोरीज पूरी करनी है, तभी हमारा दिन गुजरेगा। आगे चलते हैं। मिड मॉर्निंग ब्रेक, मिड मॉर्निंग स्नैक। ये मिड मॉर्निंग स्नैक का मतलब आपने नाश्ता किया 2-2.5 घंटे बाद आप ये खा सकते हैं। इसको जरा नीचे स्क्रॉल डाउन करें। आपको क्या करना है? मिड मॉर्निंग स्नैक के बाद आपने एक बनाना, उस बनाना का साइज इतना होना चाहिए कि 120 ग्राम का बनाना हो। उस 120 ग्राम के बनाना के अंदर आपको टोटल
110 कैलोरीज मिलेंगी। कार्बोहाइड्रेट बनाना के अंदर 27 ग्राम होगा, 1 ग्राम प्रोटीन होगा, 0 ग्राम फैट होगा। अब 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 108 कैलोरीज मिलेंगी, 1 ग्राम प्रोटीन से आपको 4 कैलोरीज मिलेंगी, तो फैट है नहीं बनाना के अंदर। फिर या तो इसकी जगह आप 3 खजूरें खा सकते हैं, डेट्स खा सकते हैं साथ में 3 पीस। उसके अंदर 70 यानी 3 खजूरें 1 पराठे के बराबर है, सॉरी 3 खजूरें जो है वो 1 रोटी के बराबर है। 70 कैलोरीज मिलेंगी आपको। 3 खजूरें खाने से आपको 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, 1 ग्राम प्रोटीन मिलेगी, 0 ग्राम आपको फैट मिलेगा। यूं आपको 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 72 कैलोरीज मिलेंगी, 4 कैलोरीज आपको मिलेंगी प्रोटीन से, चूंकि 1 ग्राम प्रोटीन है, फैट आपने खाया नहीं तो वहां से कैलोरीज नहीं मिलेंगी। ये आपका मिड मॉर्निंग स्नैक हो गया और साथ में आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया। अब आते हैं लंच की तरफ। लंच में क्या खाना है? चिकन कड़ी, 1 टेबल स्पून ऑयल डाल सकते हैं, साथ एक्स्ट्रा मॉडरेट स्पाइसेस होनी चाहिए। 1 सर्विंग 100 ग्राम की, यानी 100 ग्राम सालन लोगे चिकन का तो उसमें आपको 150 किलो कैलोरीज मिलेंगी। उसमें 5 ग्राम आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, 15 ग्राम प्रोटीन मिलेगा आपको और 7 ग्राम फैट मिलेगा। 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 20 कैलोरीज मिलेंगी, 15 ग्राम प्रोटीन से आपको 60 कैलोरीज मिलेंगी और 7 ग्राम फैट से आपको 63 कैलोरीज मिलेंगी। ठीक है ना? ये सारा डाइट प्लान है, हर चीज बताइए कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं, ये आप खुद भी कस्टमाइज बना सकते हैं। ठीक है ना? आगे चलें। इसके साथ प्लेन बासमती राइस 1.5 कप यानी कि आधी प्लेट, ठीक है ना, 250 ग्राम। इसके अंदर बेटा 350 कैलोरीज, 340 कैलोरीज होंगी। इन 340 कैलोरीज में से 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली आपको 1.5 कप जो आपने चावल खाए हैं आधी प्लेट, उसमें 72 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, 6 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगी, 2 ग्राम आपको फैट मिलेगा। 72 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 288 कैलोरीज मिलेंगी। 72 ग्राम जो आपने 6 ग्राम जो आपने प्रोटीन ली है उससे 24 कैलोरीज मिलेंगी। आपने जो 2 ग्राम फैट लिया उससे 18। ये सारा अब आप पढ़ लोगे, ठीक है ना, मैं उस पर टाइम नहीं ज्यादा लगा रहा। अब आगे लंच के बाद क्या वेजिटेबल्स कितनी लेनी है, कितना वेजिटेबल लेने से, क्योंकि हर खाने के अंदर यहां से आपको क्लियर हो रहा है प्रोटीन भी है, हर खाने के अंदर प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, ऑयल भी है, फैट भी है, सब खानों से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। अल्टीमेटली ये सारा डाइट प्लान फॉलो करोगे, नीचे करें जी आप। फिर आपने आफ्टरनून स्नैक क्या खाने हैं, ठीक है ना, ये सारा करने के बाद पानी कितना पीना है, डिनर में क्या खाना है, ये सारी कैलकुलेशंस आप देखोगे खुद और अल्टीमेटली आपका टोटल कैलोरीज कितना हो गया, 2000 कैलोरीज हो गई। 2000 कैलोरीज के लिए आपने 325 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया, 60 ग्राम, क्योंकि आप 60 किलो के हैं तो 60 ग्राम प्रोटीन खाया आपने, और आपने 55 ग्राम फैट या 55 ग्राम लिपिड ऑयल या फैट की शक्ल में कंज्यूम किया। इसमें से आपका 10% घी होना चाहिए, बाकी यानी आपका जो 55 ग्राम आपने घी इस्तेमाल किया है एक दिन में, यानी आप यूं अंदाजा लगा लें कि हर बंदा रोज 50 ग्राम 55 ग्राम घी या ऑयल कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, इस 55 ग्राम का जो 10% है वो घी की शक्ल में होना चाहिए, बाकी 90% जो है वो ऑयल की शक्ल में होना चाहिए। उसमें लिंस्ड ऑयल आ सकता है, फिश ऑयल आ सकता है, जो ऑलरेडी हम घर में कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ उसमें होता है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 सब कुछ हमारे कुकिंग ऑयल में होता है। तो इस तरह जो हमने 325 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाए, 1304 कैलोरीज हमें वहां से मिली। 60 ग्राम जो प्रोटीन हमने खाई, 240 कैलोरीज हमें वहां से मिली, और 55 ग्राम जो हमने लिपिड इस्तेमाल किया, 495 कैलोरीज हमें वहां से मिली। टोटल हमने 2000 कैलोरीज का कोटा पूरा कर लिया। ये हमारा एक बैलेंस डाइट प्लान था। आई होप कि इस चैप्टर को हमने तफसील से पढ़ लिया है, तमाम बायोमोलिक्यूल्स को डिटेल से देख लिया है। ये वेटिंग रूम में जो लोग बैठे इनको एडमिट करें,
ठीक, तमाम बायोमोलिक्यूल्स का इंटेक कितना होना चाहिए, कितनी खानी चाहिए, किस बायोमोलिक्यूल को कहां से हमें वो कौन सा बायोमोलिक्यूल मिलेगा, सब कुछ देख लिया हमने। आई होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया है। इंशाल्लाह कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। नो क्वेश्चन? ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।